नमस्कार दोस्तों, यह रोमांटिक स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर है। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताते रहिए। चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। अंजलि रूही से लिपट भावुक स्वर में कहती हैं, मम्मी आप क्या, गलती बीनू की नहीं हमारी है। आज इनके एक थप्पड़ ने हमें जीवन का वो पाठ पढ़ाया है जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। हमने गलत बात कही थी मॉम, जिसकी सज़ा हमें मिली। विनोद टेबल से पानी का गिलास उठा अंजू के मुंह से लगाते हुए कहता है, अंजू रोना बंद करो, पानी पियो। इतना बोल उसे पानी पिलाकर हटाता है कि अंजलि विनोद का हाथ पकड़ उसकी ओर पानी का गिलास बढ़ाकर, हनी हमारे लिए। विनोद एक सिप पानी की फिर कर रूही के पास आकर अपना सर झुकाते हुए कहता है, मॉम आप जो सज़ा देंगी मंजूर है। रूही विनोद के इतना बेबस देख उसके गले लगाकर कहती है, बीनू फिर कभी मेरी बेटी पर हाथ क्या, ऊंची आवाज़ में बात मत करना। विनोद रूही का हाथ पकड़कर कहता है, मरते दम तक नहीं मॉम, आखिरी सांस तक आपकी बेटी की हर खुशी का ध्यान रखूंगा। आज के जैसी गलती जीवन में दोबारा नहीं होगी मॉम। रूही अंजू विनोद को कसकर अपने गला लगाकर फपक उठी। वो सुबकते हुए कहती हैं, विजय प्लीज़ मेरी बात मानिए, दीदी को आप गाँव। अंजलि एकदम से रूही के मुंह पर हाथ रखकर कहती है, नहीं मॉम, वो हमारी घर की बड़ी हैं। घर के बड़े अपने बच्चों से अपेक्षा नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे मॉम। लेकिन हम कल उनसे बात करेंगे, उनका हर डर निकाल कर रहेंगे मॉम। अंजलि की बात सुन अपने कमरे पर गेट पर खड़ी ताई जी गंभीर आवाज़ में कहती हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अंजू बहू। एकदम से चारों आवाज़ की दिशा में पलटते हुए विनोद की ताई जी बाहर आकर अंजू विनोद के पास आकर कहती हैं, माफ़ कर दो बच्चों, आज मेरी वजह से इस हंसते खेलते घर में बिना वजह कलेश अपनी यादों से बाहर नहीं निकल पाई। रूही अपने वंश को लेकर एक अनकहा डर सा रहता है, लेकिन आज मेरी आंखें अंजू बहू की समझदारी से खुल गई। विनोद किस्मत वाले हैं जो हमें अंजू जैसी बहू मिली। रूही अब तो मैं 2 साल बाद अपनी कुलदेवी की चौखट पर कदम रखूंगी, जब मेरे बच्चों की तरफ से खुशखबरी मिलेगी। हम सब एक साथ ओसिया माता के मंदिर जाएंगे। अंजू बहू अपने दिमाग से फालतू बात निकाल, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और मन लगाकर मेरे बीनू के सपने के पूरा करो। उसके बाद बच्चों की बारी। उसका माथा चूम प्यार से कहती हैं, सदा सुहागन रहो, हर जन्म में बीनू की दुल्हन बन और शर्मा खानदान की बहू बनो। अंजलि उनके गले लगकर कहती है, थैंक यू बड़ी मॉम। बताइए फिर इस खुशी के मौके पर कल आप मेरे हाथ का क्या खाना पसंद करेंगी। विनोद की ताई जी उसका हाथ गाल चूमकर कहती हैं, कल सुबह देखेंगे बच्ची, अभी जाकर आराम करो। बीनू इसका गाल यदि सुबह तक बिल्कुल सही नहीं हुआ तो फिर बचपन वाला डंडा है और तू है, समझा। विनोद भाभू को उनके गले लगकर कहता है, इसकी नौबत नहीं आएगी ताई जी, पूरी शर्मा फैमिली एक दूसरे को गले लगा लेती है। विजयकांत रूही को देख धीमे स्वर में कहते हैं, रूही ऐसी आज मानसों से पति पत्नी के रिश्ते की वास्तविक पहचान होती है। मुझे गर्व है अंजू विनोद पर कि उन्होंने अपने रिश्ते को बखूबी संभाल लिया। अब पूर्ण विश्वास है मेरा कि इनका रिश्ता किसी गलत फहमी का शिकार नहीं बनेगा। मेरे दोनों बच्चे विवाह के 7 वचनों को बखूबी निभाएंगे। विजयकांत की बात सुन रूही जी अपने पल के झपका देती हैं। वो विनोद को देखकर कहती हैं, बिनू चेंज करके नीचे आ, मैं तुझे लेप तैयार करके देती हूँ। ताई जी कड़क आवाज़ में कहती हैं, कोई ज़रूरत नहीं इसकी रूही, गलती बीनू की है, तुम रहम भी उसे ही अपने तरीके से लगाने दो। अंजू बेटा जाओ अपने कमरे में। अंजलि विनोद को एक नज़र देख सबको गुड नाइट बोल अपनी ऊपर रूम की तरफ बढ़ गई। विनोद भी अपने मॉम डैड के गले लग उनसे एक बार फिर माफ़ी मांगता है और अंजू के पीछे रूम में चला जाता है। अपने रूम में आते ही अंजलि बेड पर गिरकर पिल्लो को खुद की कमर के नीचे लगा उल्टी लेट मुंह पर बेडशीट डाल सिसक उठी। वो रोते हुए कहती है, आज हमारी जरा सी नादानी से मॉम ने बीनू को इतना गलत कहा। कैसी पत्नी है हम, जो अपने पति को बिना किसी गलती के उनके ही मॉम डैड की नज़रों में गिरा बैठे। ये हमने क्या कर दिया। यदि मम्मा और चाचू चाची को भाई को हमारी गलती का पता लग गया तो हम सबको क्या जवाब देंगे, कैसे अपने घर वालों का सामना करेंगे। बाकी सब तो एक बार को माफ़ भी कर देंगे, लेकिन मम्मा हमें इस बात के लिए कभी माफ़ नहीं करेंगी। एक बार फिर उसकी हिचकियाँ बंधने लगीं। अंजलि के पीछे पीछे विनोद जैसे ही रूम का गेट खोल अंदर आता है। कमरे में गूंजती अंजलि की सिसकियाँ सुन वो
बेचैनी से पलंग की दिशा में मुड़कर देखता है। अंजलि यूं ही साड़ी में लिपटी बेड पर सिसक रही थी। विनोद फुर्ती से अंजलि के पास आकर उसके सिर पर हाथ फिराते हुए कहता है, अब क्या हुआ बच्चा, तुम रो क्यों रही हो अंजू? विनोद के स्पर्श को महसूस करते ही अंजलि एकदम से उठ उसके सीने में मुंह छुपाकर अपनी दोनों बाहों को विनोद की कमर के इर्द गिर्द लपेट सिसकते हुए कहती है, हनु, आज हमारी वजह से मॉम ने आपको कितना गलत कहा। लोगों की बातों में आकर हम कितनी बड़ी नादानी कर बैठे। आपकी बात को नज़रअंदाज कर हमने बड़ी मॉम की बातों को दिल से लगाया और अपने हंसते खेलते परिवार में कलश करवा दिया। हमारी वजह से मॉम ने डैड पर भी गुस्सा किया। आज जब उन्होंने गुस्से में हमें बहू कहा तो हमारी जान निकल गई। हम हमेशा उनकी बेटी बनकर रहना चाहते हैं नहीं, लेकिन अपनी जरा सी भूल और नादानी के कारण हमने उनका विश्वास खो दिया। मॉम ने हमेशा दिया और आपसे बढ़कर हमें माना, इतना प्यार दिया हमें कि चाचू चाची की कमी महसूस ही नहीं हुई। आज भी हमारी खातिर मॉम ने आपको गलत शब्द कहे। वो अपनी बहू के पक्ष में खड़ी रहीं, यहाँ तक कि हमारी खातिर उन्होंने डैड से ताई जी को गांव छोड़ने की बात तक कह डाली, लेकिन हमने उस विश्वास पर नहीं किया। अपने मन की बात मॉम से नहीं कह पाए। हम ना अच्छी बहू बन पाए और ना अच्छी पत्नी, ना ही मॉम डैड की बेटी। कैसी पत्नी है हम हनी, जो अपने पति के सम्मान को सहेज कर नहीं रख पाए। रोते हुए अंजलि की सिसकियां बंधने लगी। अंजलि कोई व्याकुल हो बच्चों जैसे रोते देख विनोद की आंखें भी नम हो गई। वो जैसे उसे कसकर अपने सीने से लगा गहरे स्वर में कहती है, अंजू, अब यदि तुम इस तरह रोओगी तो मैं सच में तुमसे नाराज हो जाऊंगा। वो उसकी आंसुओं से भीगी पलकों को चूमकर, बच्चा जब नीचे सब ठीक हो गया, सारी उलझनें सुलझ गई, तो क्यों रोकर तबीयत खराब करने पर तुली हो। मॉम डैड सब ने हमें माफ़ कर दिया ना अंजू। और सबसे बड़ी बात, जिनकी वजह से तुम्हारा मूड अपसेट हुआ, उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया बच्चा, तो अब क्यों परेशान हो रही हो। विनोद उसे खुद से अलग कर उसके आंसू पोंछते हुए शांत लहजे में कहता है, अंजू, जो हो गया उसे भूलने की कोशिश करो और नए सिरे से सुबह मॉम डैड के साथ नई शुरुआत करो। यकीन से कह सकता हूँ, जब तुम कल नीचे मॉम डैड से गुड मॉर्निंग विश करोगी तो तुम्हें उनका वैसा ही रूप देखने को मिलेगा जिसकी तुम आदी हो बच्चा। दोनों तुम्हें उतना ही प्यार करेंगे अंजू, जैसा आज तक उन्होंने तुमसे किया। ये घर परिवार है अंजू, सुख दुख आजमाइश सब एक दूसरे के पूरक है। छोटों बड़ों से गलतियां हो जाती हैं, इसमें घबराना नहीं बल्कि इनका डटकर सामना करना चाहिए। देख लो, घंटे 2 घंटे में सारी उलझनें सुलझ नॉर्मल हो गई। विनोद उसे अपने सीने से लगा, लंबी सांस लेकर, अंजू, एक बात बताऊं, आज मेरे भीतर भी एक बात को लेकर काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी। एक अनकहा डर सा था कि कल घर में अच्छा खासा ड्रामा होगा। मॉम डैड के चेहरे को देख मुझे लगा था, नहीं लगा था अंजू की इतनी जल्दी सब नॉर्मल हो जाएगा। मुझे भीतर से डर था कि ताई जी और मॉम ने कोई बड़ा इश्यू क्रिएट किया ना हो जाए, लेकिन भगवान का शुक्र है वक्त रहते सब संभल गया। हर बार की तरह डैड की आंखों में मॉम आज भी ठहर गई। अंजू, आज तक मॉम डैड में कभी बहस तक नहीं हुई। दोनों के बीच इतनी अंडरस्टैंडिंग है ना बच्चा, कि दोनों एक दूसरे की आंखों की भाषा समझ वहीं ठहर जाते हैं। एक यदि नाराज़ भी हो तो दूसरा उसे अपने तरीके से शांत कर लेता है। इसलिए अब बीती बातों को भूलकर नई शुरुआत करो और वादा करो अंजू, आज की जैसी नादानी दोबारा नहीं करोगी। लोगों की बातों पर यदि ध्यान दिया तो अपने हंसते खेलते जीवन को खराब कर लोगी। विनोद उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, अंजू, मुझे हमारा रिश्ता बिल्कुल मॉम डैड की तरह चाहिए, जैसे वो दोनों बिना कहे एक दूसरे की परेशानी, सुख दुख, आजमाइश सब समझकर खुद ही हल कर लेते हैं। वैसे ही समझ हमारे रिश्ते के बीच होनी चाहिए। आज फिर कह रहा हूँ बच्चा, हमारे कमरे की बात कमरे तक सीमित रहेगी तो हमारा रिश्ता बेहद मजबूत बनेगा। वादा करो मुझसे अंजू, अब कभी यूँ खुद को लेकर नेगेटिव नहीं सोचोगी। तुम 1-2 दिन में लोगों की बातों से परेशान हो गई। रागनी दी और जीजू की लाइफ तो तुम्हारे सामने है ना, उनसे कुछ सीखो बच्चा। सोचो, यदि दी तुम्हारे जैसे डिप्रेस हो जाती तो उनकी लाइफ आज किस मोड़ पर होती। उनके पेशेंस का ही भगवान ने फल दिया कि आज दोनों के जीवन में इतने सालों बाद खुशी के पल आए हैं। सच कहूँ अंजू, मेरी नज़र में वो दोनों सबसे आइडियल कपल हैं। मुझे जीजू से हमेशा
पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। सच में उनका किरदार हमारी फैमिली में सबसे हटकर है। अपना हाथ आगे करके कहता है, बोलो मंजूर है मेरी शर्त। अंजलि विनोद के हाथ में अपना हाथ देकर कहती है, हनी प्रॉमिस करते हैं अब अपनी लाइफ में कभी कोई गलती नहीं करेंगे। मेरी नादानियों की वजह से अपने परिवार, मॉम डैड और आप पर फिर कभी कोई उंगली नहीं उठेगी। ये वादा है आपके एंग्री बर्ड का। विनोद अंजलि को अपने आगोश में लेकर कहता है, लव यू सो मच बच्चा, और वो होले से उसके माथे पर किस कर उसे सामने की तरफ दिखाते हुए, 1 बजने वाला है अंजू, मुझे सुबह जल्दी भी उठना है बच्चा। तुम्हें पता है ना होटल के रूम कितने भी लग्जरियस हों, तुम्हारे वीनू को उन 4 दीवारों में नींद नहीं आती। और हल्के से मुस्कुरा कर, शादी के बाद ये ऐसी लत लगी है तुम्हारी इन बाहों की बच्चा कि जब तक इन्हें अपने बदन पर लेपटा नहीं लूँ, विनोद की आंखों सुकून से बंद नहीं होती। 1-2 दिन होते तो भी निकल जाते, लेकिन यहाँ तो पूरा 1 वीक मुझे अपने एंग्री बर्ड से दूर रहना है। सुबह अजमेर लौटूंगा, सिर्फ कुछ घंटे घर रुकना होगा। मॉम डैड से ढंग से बात भी नहीं हो पाएगी और रात की हमारी फिर फ्लाइट है। हमें उसी दिन फ्रांस निकलना है बच्चा। विनोद की बात सुन अंजलि उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए रुआसी होकर कहती है, बीनू हमें भी आपके साथ दिल्ली। विनोद अंजलि का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहता है, अंजू मॉम डैड है ना तुम्हारे पास, इसलिए डरना नहीं है बच्चा। अपने बाकी के प्रोजेक्ट पूरे करो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो नाइट में कॉल कर डिस्कस कर लेना। और डैड के साथ रोज़ ऑफिस का चक्कर जरूर लगाना। मेरी एब्सेंट में तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अंजू मॉम डैड ऑफिस और दी इन सब का ध्यान मेरे बच्चे को रखना है। अंजलि विनोद का हाथ पकड़कर कहती है, इतना विश्वास करते हैं आप हनी। विनोद अंजलि को अपनी बाहों में लेकर कहता है, विनोद शर्मा की परछाई हो तुम बच्चा। विश्वास नहीं, पूरा यकीन है अंजू तुम पर। मुझसे बेहतर रिश्ते तुम संभालती हो और कुछ सुनना है अपनी तारीफ में अंजू। अंजलि विनोद की आंखों में शरारत देख अपनी आंखें छोटी करके कहती है, आप मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। हमने कहा आपसे तारीफ करने को, अब लेट नहीं हो रहा आपको। अंजू अपनी रूम में बहते हुए, हनी आप कब हमें प्यार करेंगे, कब अपनी पैकिंग करेंगे, कब सोएंगे। एकदम से उसकी निगाहें विनोद की गहरी आंखों में उलझ गई। विनोद अपनी आंखों में बेशुमार कशिश लिए अंजलि को देख रहा था। अंजलि जैसे ही अपने कहे शब्दों पर गौर करती है, आगे के शब्द उसके हलक में अटक गई। वो विनोद के पास से उठते हुए नजरें नीचे करके कहती है, विनू हम चेंज। अंजलि उठती उससे पहले ही विनोद अंजलि की कलाई पकड़ मधोसी से दबाते हुए कहता है, मेरे होते तुम बच्चा, तुम्हें खुद से चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं हूँ ना स्वीट हार्ट। अब इस नाजुक बदन पर लिपटे ये सारे आवरण तुम्हारे हनी के देख रेख में उसके हाथों से ही आज़ाद होंगे। तुम्हें इस रूप में देख मेरी नींद उड़ गई यार। अब पूरी रात अपने एंग्री बर्ड के भीतर सुकून से विलीन होना चाहता हूँ, उसके बाद बाकी के काम। आज की रात नींद कैंसिल, सिर्फ अपनी अंजू को ढेर सारा प्यार देना है। वह उसके सुर्ख गालों पर अपनी टंग घुमाते हुए नशीली आवाज़ में इन गोरे गाल पर छपी मेरी अंगुलियों के निशानों को अपने भीगे लबों की नमी से ठंडक देना चाहता हूँ अंजू, ताकि ये सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएं। अगर ये निशानियाँ साफ नहीं हुई तो फिर मॉम ताई जी जाने से पहले मेरी लंका लगा देंगी। विनोद की बातों से ही अंजलि के बदन में बिजली सी कौंधने लगी। वो विनोद की गिरफ्त में कसमसाने लगी। वही बात करते करते विनोद ने अपनी अंजलि की गोरी कलाई में खनकती उन कांच की लाल चूड़ियों को उतार बेड की साइड टेबल पर बिखेर दिया। अब विनोद की अंगुलियां अंजलि की कमर पर लहरा रही थी। वो अपने हाथों से उसके नेवल के पास आज चल कर करते हुए साड़ी की स्लिट्स खोलने लगता है और देखते ही देखते झटके से अंजलि को अपनी ओर खींच एक हाथ से उसकी प्लेट्स खोल कंधे पर लहराते पल्लू को अपनी उंगली में लपेट उसके बदन से अलग कर फर्श पर फैला देता है। विनोद के वार से अंजलि कांपती हुई पलटकर विनोद के सीने में खुद को छुपा लेती है। विनोद अंजलि को अपनी गोद में उठाकर गैलरी से होते हुए बाहर गार्डन की तरफ निकल गया। वो बाहर आकर आहिस्ता से अंजलि को फूलों की क्यारी के पास लगी बेंच पर लिटाकर खुद उसके नज़दीक बैठता है कि अंजू एकदम से
करवट लेकर दूसरी ओर घूम अपने हाथों को सीने पर रख लेती है। अंजलि की हरकत से विनोद के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसकी नज़रें अंजू की गोरी बैग को कमसिन कमर को देख बेचैन हो उठी। वो अपनी आंखें बंद कर दोनों हाथों के बीच अंजू को लेकर हौले से उसके बैग पर झुकते हुए उसकी खुशबू में खोने लगा। धीरे धीरे उसकी सुलगती अंगुलियां उसके बैग पर आगे से पीछे की ओर घूमने लगी। विनोद के हर स्पर्श से अंजलि की मुट्ठी अपनी चोली पर कसने लगी। उसके नेल्स अनायास उसकी नाजुक क्लीवेज पर लगने लगे, जिससे उसके मुंह से सिसकियां निकालने लगी। इन सब से बेखबर विनोद अपनी आंखें बंद किए हुए अपने एंग्री बर्ड के मधुर स्वर को सुन और बेसब्र हो उठा और उसके भीगे लब अंजू की ओपन बैग पर बड़ी नज़ाकत से फिसलने लगे। दोनों ही आज अपनी मनपसंद जगह पर एक दूसरे की खुशबू में खोए हुए थे। विनोद बेहद कशिश लिए अपना प्रेम अंजू पर बरसरा रहा था। उसके भीगे लब और गालों की हरकत जैसे ही अंजू की बैग से होते हुए आगे की दिशा में बढ़ी, हल्का सा गीलापन महसूस होते ही एकदम से विनोद की आंखें खुल गई। अंजू बंद आंखों से निकले मोती देख विनोद की नज़रें अनायास ही अंजलू के चोली से झांकती उन मदहोश हिस्सों पर जम गई जो अंजू के नेल्स के प्रहार से छिल से गए थे। वो एकदम से सीधा होकर सीने पर रखे अंजलि के हाथों को हटाता है कि अंजू की उफनती क्लीवेज पर उन रसेज को देख वो सारा माजरा समझ गया। वो एक नज़र अंजलि के चेहरे को देख अपने दोनों हाथों से अंजलि के हाथों को पकड़ उसके कान की लो पर अपने होठ रख अल्कोहलिक साउंड में कहता है, बच्चा मेरे लबों से इस कदर मदहोश हो गई कि बेचैनी में अपने खूबसूरत बदन को चोट पहुंचा ली। इन हिस्सों पर छाप छोड़ने का हक तुम्हारे हनी का है मैडम, इन नाजुक हिस्सों पर तुम्हारी नहीं। मेरे लबों से निकलती महकती खुशबू तुम्हें सुकून देगी। बोलते हुए विनोद ने उसकी चोली की सारी उलझनों को सुलझा वहीं फर्श नर्म घास में फेंक दिया। अंजलि एकदम से विनोद को अपने ऊपर कसकर लरसते हुए कहती है, हनी हमें अपने रूम में ले चलिए। विनोद हल्के से उसकी कमर पर प्रेस करते हुए, क्या हुआ बच्चा, आज तुम इस जगह से जाना चाहती हो? ये तो तुम्हारी पसंदीदा जगह है यार। अंजलि अपनी नशीली आंखों से विनोद को देखकर कहती है, विनू वो हमें ठंड, प्लीज़ रूम में। अंजलि की बात भी पूरी नहीं होती कि विनोद उसे फुर्ती से अपनी गोद में उठा लेता है। अंजलि अपनी बाहों का घेरा विनोद के गले में डाल उसके सीने से लग जाती है। विनोद अंजलि को रूम में ले जाता है और बेड पर आहिस्ता से लिटाते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलता है कि अंजलि विनोद को देख अपनी आंखें बंद कर बेडशीट ओढ़ लेती है। विनोद खुद को आवरण मुक्त कर रूम की लाइट्स ऑफ कर नाइट लैम्प चालू करता है और अंजलि के ऊपर से बेडशीट हटा उसके बगल में लेट अंजलि को अपने ऊपर ले लेता है। विनोद के ऊपर आते ही अंजलि के होंठ उसके होंठों से जुड़ गए। काफ़ी देर तक अंजलि विनोद के लबों से खेलती हुई धीरे धीरे उसके धड़कते दिल को चूमने लगी। जब अपनी एंग्री बर्ड के स्पर्श से विनोद बेकाबू हो गया तो वो एक झटके से अंजलि को रोल ऑन कर खुद ऊपर की ओर झुकते हुए अपने लबों और हाथों से उसके बदन के हर हिस्से पर मचलते हुए धीरे धीरे अपने प्रेम की रफ्तार बढ़ाने लगा। कुछ ही सेकंड में दोनों एक दूसरे में खोते हुए प्रेम की अनंत गहराइयों में विलीन होते हुए अपने प्रेम के सफ़र पर आगे बढ़ गए। वो मदहोश रात कैसे बीती दोनों को भी पता नहीं चला। सिर्फ घड़ी की सुइयों की टिक टिक और दोनों की सांसों का शोर रूम में गूंज रहा था। थकान से अब अंजलि की आंखें बंद होने लगी। उसके मुंह से निकलती आहें सुन विनोद अंजू के गालों को थपथपा कर कहता है, बच्चा 1 मिनट, होल्ड मी टाइट, इतना बोल। अंजलि को खुद से सटा अपने एक हाथ को उसकी नेवल के पास रख खुद को झटके से उसमें विलीन कर लेता है। उस तेज प्रहार से अंजलि विनोद को कसकर पकड़ लेती है। थोड़ी देर बाद विनोद अंजलि की तरफ देखता है तो उसकी सांसों का शोर और बंद आंखें देख वो फुर्ती से उठता है और अंजलि को सही से सुला पिलो उसके दोनों साइड रख प्यार से माथे को चूम बेडशीट उड़ाकर घड़ी में टाइम देखता है। सुबह के 4 बज रहे थे। वो पानी पीकर फ्रेश होकर शावर लेता है और पैकिंग में लग जाता है। पैकिंग से फ्री होकर वो वही मोबाइल में अलार्म सेट कर
अंजलि को बाहों में भरकर आंखें बंद कर लेता है। इधर अग्रवाल हाउस में राशि के पहुंचने से पहले ही सब अपने अपने कमरे में चले गए थे। राज गाड़ी पार कर चाबी राजू को देकर शीतल के साथ अंदर आता है। शीतल राज को देखकर कहती है, आप रूम में चलिए, हम पानी की बोतल। राजू उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे सोफे पर बिठा कर कहता है, सोना चुपचाप यहाँ बैठो, मैं अभी आया। इतना बोल जल्दी से किचन में आता है, जहाँ मीमा फ्रिज में दूध रख रही थी। राज को किचन में देख भाई भाभी के लिए माँ ने गुनगुना दूध देने को कहा था। आप 2 मिनट रुकिए, हम अभी गिलास में डाल कर देते हैं। राज अंदर आकर उसके सर पर हाथ रखकर कहता है, तुम जाकर आराम करो, टाइम बहुत हो गया, मैं खुद से ले लूँगा, जाओ। इतना बोल मीमा को वहाँ से भेज पानी की बोतल और गुनगुना दूध छोटी केटल में भरकर गिलास लेकर बाहर आता है। राज के हाथ में केटल देख शीतल का मुंह बन गया। वो मन में बुदबुदाते हुए कहती है, पहले ही पेट में फूल रहा है, अब ऊपर से इतनी रात गए दूध। इतना सोचते ही उसे उबकाई आने लगी। वो अपने मुंह पर हाथ रख खड़ी होती उससे पहले ही राज जल्दी से टेबल पर अपने हाथ का सामान रख घबराते हुए कहता है, सोना क्या हुआ? अभी तो बिल्कुल ठीक थी तुम। राज की आवाज़ सुन सरला, जो अपने रूम की लाइट ऑफ करने उठी थी, एकदम से गेट खोलकर देखती हैं तो शीतल को उबकाई लेते देख जल्दी से राज के पास आकर कहती हैं, राज क्या हुआ? शीतल को राज सरला की आवाज़ सुन चौंक कर पीछे मुड़ता है। उतने में ही शीतल हाल की साइड में लगे वाश बेसिन पर जाकर अपने दोनों हाथों से दीवार पकड़ जोर जोर से उबकाई लेने लगी। शीतल को इस तरह देख राज की सांसें अटक गई। वो सरला का हाथ छोड़ भागकर शीतल को कमर से पकड़ उसकी पीठ सहलाते हुए बेचैनी से कहता है, रिलैक्स करो सोना, जबरदस्ती क्यों कर रही हो? मम्मा देखो ना, अचानक से इसे क्या हो गया? राज को शीतल से ज़्यादा बेचैन देख सरला उसके पास आकर कहती हैं, राज साइड हो जा। राज बेचैनी से कहता है, मम्मा लेकिन सोना। सरला थोड़ा कड़क आवाज़ में, मैंने जो कहा वो सुना या नहीं? हट इसके पास से। इतना बोल राज को वहाँ से हटाकर शीतल के सर पर हाथ रखकर कहती हैं, बेटा जबरदस्ती उल्टियाँ करूँगी तो पेट पर खिंचाव होगा, अपने मन को डाइवर्ट करो। शीतल कुछ नहीं हुआ, चलो पानी से कुल्ला करो और आराम से सोफे पर चलकर बैठो। सरला का आदेश सुन शीतल जल्दी से पानी से कुल्ला कर अपना चेहरा धोती है कि एकदम से उसे तेज उबकाई के साथ जबरदस्त वॉमिट हो गई। शीतल को यूँ विचलित देख राज की आंखें बंद हो गई। राज अपनी जेब से फ़ोन निकाल बेचैनी से कहता है, सोना रिलैक्स, मैं अंकी को कॉल। उसकी बात भी पूरी नहीं होती कि सरला उसके हाथ से फ़ोन लेकर हल्की नाराज़गी से कहती हैं, पागल हो गए हो जो इतनी रात गए अंकी को कॉल लगा रहे हो? राज थोड़ा गुस्से में कहता है, मम्मा आप देख रही हैं सोना की हालत। सरला सख्त आवाज़ में कहती हैं, राज ये नॉर्मल है, तुमने नीलू को गुस्सा और नेहू के टाइम नहीं देखा क्या, जो ओवर रिएक्ट कर रहे हो? कुछ नहीं हुआ है इसे, मुंह बंद करके थोड़ी देर चुपचाप खड़े रहो। इतना बोल शीतल की तरफ घूम कर कहती हैं, शीतल बेटा अब हल्का लग रहा है। शीतल अपना मुंह पोंछकर कहती है, जी माँ अब बेहतर लग रहा है। सरला उसका गाल छूकर कहती हैं, कोई परेशानी हो तो बोलो, हम अभी हॉस्पिटल। शीतल एक नज़र राज को देखकर धीमे स्वर में कहती है, माँ कोई परेशानी नहीं, वो खाने के बाद से ही पेट फूल रहा था, सीने पर भारी सा लग रहा था, ऊपर से इनके हाथ में दूध की केटल देख सब गड़बड़ हो गया। सरला प्यार से कहती हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं बच्चे, यदि मन नहीं करे तो जबरन कुछ खाने पीने का ज़रूरत नहीं। जाओ चेंज करो रूम में जाकर और सोने की कोशिश करो, अभी सफ़र की थकान भी नहीं उतरी। राज अब जबरदस्ती दूध मत पिलाना इसे, और हाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब ठीक है तेरी सोना, आराम से ले जा इसे और सो जाओ दोनों। इतना बोल वहाँ से चली जाती हैं। सरला के जाते ही राज शीतल को बोतल पकड़ा अपनी गोद में उठा लेता है। शीतल कसमसाते हुए कहती है, राज ये क्या कर रहे हैं, हमें नीचे उतारिए। राज सामने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कहता है, मुंह बंद रखो अपना। शीतल राज को देख मुंह बनाकर कहती है, सड़ू कहीं के, अभी थोड़ी देर पहले तो इतना प्यार। राज अपनी गहरी नज़रों से शीतल को देखकर कहता है, ऊपर चलो फिर तुम्हें प्यार दिखाऊंगा। राज के ऐसा बोलते ही शीतल की जुबान तालू से चिपक गई। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। राज शीतल को लेकर रूम में आता है और उसे बेड पर बिठा रिमोट से रूम
लौक कर अलमीरा की तरफ बढ़ता कि शीतल राज की कलाई पकड़कर कहती है, राज माँ ने कहा ना ये सब नॉर्मल। राज पीछे मुड़कर गहरे स्वर में शीतल को देखते हुए कहता है, माँ की बात सुनी मैंने। कानपुर में स्ट्राइक नहीं थी मेरी। पूरे रास्ते मुंह पर ताला लगा था तुम्हारे, जो तुमने एक बार भी मुझसे अपनी तबीयत का जिक्र नहीं किया। पहले दिन ही कहा था ना कुछ नहीं छुपाओगी मुझसे, लेकिन तुम कहाँ सुनती हो मेरी बात। घर आते ही शुरू कर दी तुमने अपनी मनमानी। शीतल राज को गुस्से में देख खड़े हो उसे पीछे से हक करके कहती है, क्यों गुस्सा कर रहे हैं आप? प्रेगनेंसी में ये बात आम है राज। राज का बिगड़ा मुंह देख शीतल अपने दोनों कान पकड़, अच्छा बाबा सॉरी, आगे से आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे। और इतना बोल उसके गाल पर अपने होंठ रख, सिंड्रेला के डोडो माफ़ कर दो ना। शीतल की नौटंकी देख राज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो उसे अपनी बाहों में लेकर के अधीरता से कहता है, पेट पर कितना खिंचाव हुआ होगा सोना, सच बोलो तुम ठीक हो? राज को इतना चिंतित देख शीतल उसके सीने से लगकर कहती है, डोंट वेरी राज, सच में हम बिल्कुल ठीक हैं। वो थकान की वजह से अब नींद राजू से जल्दी से अपने से अलग करके कहता है, जाओ फ्रेश होकर आओ, मैं तुम्हारी ड्रेस देता हूँ। इतना बोल शीतल को वॉशरूम में भेजकर खुद अपना शर्ट पहनता है और शीतल के लिए लूज कॉटन की नी लेंथ फ्रॉक निकाल वॉशरूम में आ जाता है। शीतल अपनी ड्रेस की पेन खोल रही थी। राज रैक रख शीतल को देखते हुए गहरी आवाज़ में कहता है, सोना बदन पर सिर्फ इस फ्रॉक के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं मतलब समझ रही हो ना? कुछ नहीं, जल्दी चेंज करो और बेड पर आओ। शीतल राज को घूरते हुए कहती है, राज ये आप। राज अपनी अंगुलियों से उसके होठों को रैप करते हुए कहता है, जितना बोला है उतना करो, नहीं तो फिर मुझसे रुकना पड़ेगा। उसका गाल छोकर कहता है, गुड गर्ल के जैसे कहना सुनो अपने पति का, अंडरस्टैंड, कम फास्ट एंड वेटिंग। इतना बोल उसके होठों को छूकर बाहर आ जाता है। शीतल मुंह बनाकर राज की नकल उतारते हुए कहती है, पता नहीं इनके राज में कैसे 9 महीने निकलेंगे हमारे। सड़ू कहीं के हर बात पर जिद करते हैं। शुक्र है कान्हा जो माँ से नहीं भिड़े, नहीं तो रात में ही माँ बेटे के बीच शीत युद्ध छिड़ जाता। वो मुस्कुराते हुए ड्रेस चेंज करके राज के पास आ जाती है। राज बेड पर बैठा शीतल का ही इंतजार कर रहा था। उसके आते ही वो उसे थोड़ा सा पानी पिलाकर कमर के नीचे पिलो का सहारा लगाकर सुलाता है और सर पर अपने हाथों से मालिश करते हुए कहता है, सोना आंखें बंद करो अपनी और सोने की कोशिश करो। शीतल करवट लेकर राज के सीने पर सर रख उसे कसकर पकड़ लेती है। राज मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ बीबी, जो चाहती हो वो आज नहीं मिलेगा, इसलिए मस्का लगाना बंद करो और सोने की कोशिश करो। इतना बोल उसके पूरे चेहरे को अपने होठों से छूकर कुछ दिन बस इतना ही प्यार, इतना बोल उसे अपने सीने से लगा लेता है। थोड़ी देर में ही दोनों नींद के आगोश में चले जाते हैं। पूरा पाठ सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं क्योंकि इस समय हम टाइम से कहानी नहीं अपलोड कर पा रहे हैं, लेकिन बस कल से हम पूरा कोशिश करेंगे सभी चैनल पर कहानी अपलोड करने की। धन्यवाद।